इस मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि जब हमारे ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था तो सिर्फ एक सेलेस्टियल थे जिनका नाम अरिसेन था और फिर उसने सूर्य को बनाया। सूर्य की गर्मी और ब्रह्मांड के ग्रेविटेशनल फोर्स से एक बड़ा धमाका हुआ और फिर बहुत सी आकाश गंगाओं का जन्म हुआ। तो इस मूवी की शुरुआत में हमें 7000 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि कुछ प्राचीन लोग मछलियाँ पकड़ रहे थे और तभी उन पर डायनासोर की तरह दिखने वाला एक क्रिएचर उन पर हमला कर देता है जिसे इस मूवी में डेविएंट कहा गया है। यह डेविएंट इंसानों का शिकार करता है। वो उनमें से एक को अपना शिकार बनाकर एक बच्चे को भी अपना शिकार बनाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ एक इटर्नल आ जाता है जिसका नाम एक्रिस है। इन इटर्नल को एरिसेन ने ओलंपिया के राज से धरती पर भेजा था ताकि वो धरती पर इंसानों को डेविएंट से बचा सके। एक्रिस एक बहुत ही पावरफुल इटर्नल है जो कि अपनी आंखों से एक बहुत ही पावरफुल लेजर की किरणें निकाल सकता था और वो आसमान में उड़ भी सकता था। एक्रिस जब डेविएंट को मारता है तो वहाँ पर और भी बहुत सारे डेविएंट आ जाते हैं, जिसके बाद वहाँ इटर्नल के पूरे मेंबर्स आ जाते हैं और वो इन सारे डेविएंट्स को मार देते हैं। इंसान इटर्नल को देखकर डरने लगते हैं, लेकिन उनमें से एक इटर्नल उनके दिमाग को कंट्रोल कर लेता है जिसका नाम ड्रूइग है। और ड्रूइग की खास बात थी कि वो किसी के भी दिमाग को कंट्रोल करके अपनी तरह से मैनेज कर सकता था। और फिर इटर्नल इंसानों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं और धरती पर उनके साथ ही रहने लगते हैं। धीरे धीरे इटर्नल इंसानों को बचाने के साथ साथ उनके टेक्नोलॉजी को भी आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। वो लोग आपस में भी अक्सर लड़ते थे, लेकिन कभी कभी ड्रूइग उन्हें कंट्रोल करके लड़ने से रोक लेता था, लेकिन उन सभी इटर्नल के लीडर एसेक उसे ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि सेलेस्टियल के लीडर अरिसन ने इटर्नल को डेविएंट से बचाने और आबादी को तेजी से बढ़ाने के लिए धरती पर भेजा था और उसके अलावा किसी और चीज में शामिल होने के लिए मना किया था। लेकिन ड्रूइग उनकी बातों को नहीं मानता, जिस वजह से उन लोगों में लड़ाई हो जाती है और एसेक उन सबको बोलती है कि आज से तुम लोग आजाद हो, तुम्हें जो करना है कर सकते हो और जहाँ जाना है जा सकते हो। जिसके बाद वो सारे लोग बेबीलोन शहर को छोड़ देते हैं। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। इटर्नल को धरती पर आए हुए 7000 साल हो चुके थे, लेकिन उनमें से किसी की भी उम्र अभी तक नहीं बढ़ी थी। फिर हम इटर्नल सर्सी को देखते हैं। सर्सी के कॉलेज आने की वजह से उसका बॉयफ्रेंड जिसका नाम डेन है, वो उनके स्टूडेंट को एंड गेम की कहानियां बता रहा था और तभी सर्सी आ जाती है और डेन को उनके बच्चे को संभालने के लिए वो उसका शुक्रिया करती है। जाने से पहले डेन उसे कहता है कि ठीक है, रात में मिलते हैं, जिस पर सर्सी के स्टूडेंट उन्हें चिढ़ाने लगते हैं। डेन के वहाँ से जाते ही वहाँ पर भूकंप आ जाता है जिससे कि एक स्टैचू सर्सी के एक स्टूडेंट पर गिरने वाला था, लेकिन सर्सी उस स्टैचू को रेत में बदल देती है क्योंकि सर्सी के पास ये खासियत थी कि वो किसी भी मैटर के स्टेट को बदल सकती थी। अब रात को सर्सी एक क्लब में डेन से मिलने जाती है जहाँ पर हम स्प्राइट को भी देखते हैं। स्प्राइट वो इटर्नल था जो किसी का भी रूप ले सकती थी, लेकिन स्प्राइट के बॉडी को किसी के भी टच करते ही उसके शरीर से लाइट निकलने लगती थी, जिस वजह से स्प्राइट 7000 साल से सिंगल थी। अब हम देखते हैं कि सर्सी डेन का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है और फिर डेन सर्सी को अपने साथ लेविन में रहने के लिए कहता है, लेकिन सर्सी मना कर देती है। डेन को सर्सी के बारे में कुछ बातें पता थी, जैसे कि वो एक जादूगर है और उसकी उम्र बहुत ज्यादा है और वो अक्सर सर्सी से कहता था कि तुम मुझे अपने जादू से कंगारू बना दो क्योंकि मुझे कंगारू बहुत पसंद है। वो लोग आपस में बातें करते हुए जा रहे थे और तभी वहाँ पर एक डेविएंट आ जाता है और डेविएंट डेन के ऊपर हमला करने ही वाला था कि तभी सर्सी उस डेविएंट को जमीन में नीचे धंसा कर उसके लेग को फ्रीज कर देती है। डेन पूछता है कि मुझे बताओ कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तब सर्सी उसे बताती है कि ये डेविएंट है। डेन बोलता है कि वो तो हजारों साल पहले मर चुके थे, फिर ये कहाँ से बच गया। और फिर वो डेविएंट अपने आप को छुड़ाकर वहाँ से भाग जाता है और सर्सी और स्प्राइट उसका पीछा करने लगते हैं। स्प्राइट अपना और सर्सी का बहुत सारा क्लोन बनाकर डेविएंट को डिस्ट्रैक्ट करती है, लेकिन डेविएंट उसके ओरिजिनल सोर्स को पहचान लेता है और वो डेविएंट स्प्राइट के ऊपर हमला करने ही वाला था और तभी वहाँ पर एक्रिस आकर उस डेविएंट को इंजर्ड कर देता है। लेकिन वो लोग देखते हैं कि वो डेविएंट अपने चोट को अपनी पावर से ही सही कर लेता है और ऐसी पावर सिर्फ इटर्नल के लीडर एजैक के पास ही थी। एक्रिस वापस से उस डेविएंट पर हमला करता है और वो डेविएंट अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है और हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि सर्सी ने 5000 साल पहले एक्रिस से शादी कर लिया था और फिर 2000 साल पहले एक्रिस सर्सी को छोड़कर कहीं चला गया था। अब सर्सी डेन से कहती है कि मुझे जाना होगा क्योंकि पृथ्वी को हमारी जरूरत है, जिस पर डेन कहता है कि तुम्हें क्यों, और अगर तुम लोग एक सुपर हीरो हो तो जब थेनोस आया था तब तुम लोग कहाँ थे। जिस पर सर्सी बताती है कि हमें सिर्फ डेविएंट
डेविएंट्स को मारने के लिए ही भेजा गया था। उसके अलावा हमें कुछ और करने का आदेश नहीं दिया गया था, सिवाय पृथ्वीवासियों की आबादी और उनकी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में मदद करने के। जिसके बाद वो तीनों एजेक्स से मिलने जाते हैं ताकि वो उन्हें यह बता सके कि डेविएंट्स वापस आ चुके हैं, जो कि पहले से ज्यादा ताकतवर है। लेकिन जब वो लोग एजेक के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि एजेक मर चुकी है, और ये पहली बार हुआ था जब 7000 सालों में किसी इटर्नल की मौत हुई थी। वो लोग समझ जाते हैं कि एजेक को उसी डेविएंट ने मारा है जिसने उन पर पहले भी हमला किया था, और उसने एजेक को मारकर उसकी शक्तियों को चुरा लिया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एजेक के शरीर से एक स्टोन निकलकर सर्सी के शरीर में घुस जाता है, और यहाँ पर ये पता चलता है कि एजेक ने मरने के बाद इटर्नल का अगला लीडर सर्सी को चुना है, जिससे कि अब सर्सी अरिसेन से बातें कर सकती थी। लेकिन उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो अरिसेन से बातें करे तो कैसे करे। फिर वो लोग अपनी पूरी टीम को इकट्ठा करने का फैसला करते हैं ताकि वो लोग साथ मिलकर एक बार फिर से डेविएंट को मार सके। वो तीनों सबसे पहले किंगो के पास जाते हैं, और किंगो की खास बात यह थी कि वो अपने हाथों से छोटे छोटे आग के पावरफुल गोले निकाल सकता था। लेकिन किंगो अब एक सुपरस्टार बन चुका था और उसने बहुत सी फिल्में भी की थी। जब वो लोग किंगो को अपने साथ आने को कहते हैं तो वो कहता है कि मुझे बहुत काम है, मैंने अभी बहुत सी फिल्में साइन की हैं। लेकिन जब वो लोग बताते हैं कि एजेक मर चुकी है तो ये सुनकर किंगो बहुत उदास हो जाता है, और फिर अपने मैनेजर करुण के कहने पर वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब अगले सीन में लोग किंगो के प्राइवेट प्लेन में ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, जहां गिलगमेश और थीना रहते थे, और करुण उन सबका इंटरव्यू लेता है ताकि वो उन पर एक डॉक्यूमेंट्री मूवी बना सके। वो लोग जब वहां जाते हैं तो देखते हैं कि उनके घर के बाहर एक डेविएंट मरा पड़ा है, जिसे देखकर किंगो का मैनेजर करुण कहता है कि ये डेविएंट तो बहुत ही खूबसूरत थे। जिस पर किंगो कहता है कि करुण, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, कि ये बदबूदार सा दिखने वाला डेविएंट तुम्हें किस एंगल से खूबसूरत लगता है। फिर जब वो लोग गिलगमेश से मिलते हैं तो गिलगमेश बहुत खुश होता है और ऐसे ही खुशी खुशी पूछता है, क्या तुम लोग मेरा केक ट्राई करोगे। लेकिन जब इकरिस उसे बताता है कि एजेक अब नहीं रही तो गिलगमेश पूरी तरह से टूट जाता है, और उसके हाथ से वो केक भी छूटकर नीचे गिर जाता है। फिर वो लोग थीना के पास जाते हैं, जो कि एक बड़े से पेड़ के नीचे कुछ ड्राइंग करने की कोशिश कर रही थी। दरअसल थीना को एक दौरा पड़ता है और उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है, और जब भी उसे ऐसा लगता है तो वो किसी पर भी हमला कर देती है। लेकिन 7000 सालों से गिलगमेश ने थीना की देखभाल की थी, और थीना को युद्ध की देवी भी कहते थे, और उसकी पावर यह थी कि वो अपने हाथों से एक पावरफुल वेपन निकाल कर बहुत जबरदस्त तरीके से फाइट कर सकती थी। और जब वो लोग थीना के पास जाते हैं तो वो उन पर हमला कर देती है, जिसके बाद स्प्राइट वहाँ के आसपास के माहौल को चेंज कर देती है और उसे याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि वो लोग कौन हैं और उनका मकसद क्या है। फिर गिलगमेश थीना को समझाता है तो वो नॉर्मल हो जाती है। फिर वो लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं, और तभी किंगो शराब पीकर कहता है कि ये तो बहुत ही टेस्टी है, कैसे बनाया इसे। जिस पर गिलगमेश बताता है कि मैंने इसे मक्के के दानों से बनाया है, और मैंने मक्के के दानों को अपने दांतों से बहुत ही चबा चबा कर पीसा था। और ये सुनते ही किंगो उस शराब को थूक देता है। फिर सर्सी वहाँ से उठकर उस जगह पर जाती है जहाँ पर थीना कुछ ड्रॉ कर रही थी। वो थीना के बने हुए पेंटिंग को देखती है और फिर अरिसेन से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, और फिर उसकी सोल अरिसेन के पास पहुँच जाती है। सर्सी अरिसेन को बताती है कि डेविएंट वापस आ गए हैं और उसने एजेक को मारकर उसकी ताकत भी चुरा ली है, और पृथ्वी पर भी कुछ अजीब हो रहा है। जिस पर अरिसेन कहता है कि ये इमरजेंस की निशानी है। सर्सी पूछती है कि इमरजेंस क्या होता है। अरिसेन उसे बताता है कि समय आ गया है कि अब तुम लोगों को तुम्हारा असली मकसद बता दिया जाए। दरअसल तुम्हें सेलेस्टियल तियामोत के इमरजेंस के लिए धरती पर भेजा गया था। मैंने अरबों साल पहले कई ग्रहों की तरह धरती पर भी सेलेस्टियल का एक बीज बोया था, और उस बीज को पूरी तरह तैयार होने में अरबों साल का वक्त और इंसानों की एनर्जी लगती है। लेकिन जब मैंने इंसान और बाकी के जानवरों को बनाया तो मेरे से एक गलती हो गई, और उस गलती से डेविएंट्स पैदा हो गए, जो कि कई ग्रहों पर के जीवन की आबादी को बहुत तेजी से खत्म कर रहे थे। और फिर मैंने तुम्हें और तुम्हारे जैसे बहुत से इटर्नल को बनाया ताकि मैं तुम लोगों के जरिए उन डेविएंट को मार सकूं। जिस पर सर्सी पूछती है कि क्या ये बात एजेक को पता थी। तब अरिसेन कहते हैं कि हाँ, और एजेक और तुमने इससे पहले भी बहुत बार कई सेलेस्टियल को पैदा होने में मदद की है। सर्सी बोलती है कि मगर मुझे कुछ याद क्यों नहीं है। जिस पर अरिसेन उन्हें बताते हैं कि क्योंकि मैं हर इमरजेंस के बाद तुम्हारी यादों को मिटा देता हूँ। और यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि जो विजन थीना को बार बार आता था, जो कि उसके पास्ट की यादें थी, और
उसकी यादें पूरी तरह से मिट नहीं पाई थी। अब सर्सी वापस से अपनी दुनिया में आ जाती है और ये सारी बातें अपने बाकी के टीम मेंबर्स को बताती है, जिसे सुनने के बाद उन सबके होश उड़ जाते हैं। फिर सर्सी उन लोगों से कहती है कि हमें इंसानों को बचाना होगा और इस इमरजेंसी को होने से रोकना होगा, नहीं तो सारे इंसान मारे जाएंगे। जिस पर करुण बोलता है, हाँ रोकना होगा, ये मेरी जान का सवाल है क्योंकि मैं तो इंसान हूँ, मैं मरना नहीं चाहता। जिसके बाद एक्रिस बोलता है कि हमें जाना होगा बाकियों को ढूंढने के लिए और फिर हम सारे मिलकर ये फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है। उसके बाद वो लोग अमेज़न के जंगल में जाते हैं जहाँ ड्रुइग रहता था। वो ड्रुइग को सारी बातें बताते हैं, लेकिन ड्रुइग उनके साथ आने को तैयार नहीं होता और वो करुण का कैमरा भी उसे अपने कंट्रोल में कर तोड़ देता है। अब हम देखते हैं कि बहुत से डेविएंट उन पर हमला कर देते हैं। किंगो अपने हाथों से बुलेट के शॉट फायर करने लगता है और स्प्राइट करुण को उन डेविएंट से बचाने की कोशिश करती है और एक्रिस भी वहां आकर इन डेविएंट को मारने लगता है। और तभी एक डेविएंट एक्रिस को जमीन पर गिराकर उसकी शक्ति को अपने अंदर ट्रांसफर करने की कोशिश करता है, लेकिन गिलगमेश वहां आ जाता है और अपने हाथों से एक जोरदार पंच मारता है। गिलगमेश की खासियत ये थी कि वो अपने हाथों को एक बहुत ही पावरफुल हथौड़े की तरह इस्तेमाल कर सकता था। वो सारे इटर्नल्स की यहाँ पर डेविएंट से बहुत जबरदस्त फाइट होती है और जब एक डेविएंट सर्सी पर हमला करता है तो वो उस डेविएंट को पेड़ में बदल देती है और जब एक डेविएंट थीना को मारने के लिए आगे बढ़ता है तब गिलगमेश उसे बचाने के लिए जाता है और वो पावरफुल डेविएंट गिलगमेश को मारकर उसकी शक्ति को अपने अंदर ट्रांसफर कर लेता है। उसकी एनर्जी को अपने अंदर ट्रांसफर करते ही डेविएंट का शरीर ऑलमोस्ट इंसानों की तरह दिखने लगता है और वो इटर्नल के इमरजेंसी का मतलब समझ जाता है और कहता है कि तुम इटर्नल रक्षक नहीं भक्षक हो। और फिर एक्रिस उसके ऊपर हमला करता है तो वो वहाँ से भाग जाता है। अब हम देखते हैं कि गिलगमेश अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है और वो मरने से पहले थीना को बोलता है कि मुझे याद रखना। फिर वो लोग गिलगमेश को हिंदी रीति रिवाज में जला देते हैं। जिसके बाद सर्सी और एक्रिस फेस्तोस के पास जाते हैं जहाँ वो अपने बच्चे और बॉयफ्रेंड के साथ रहता था, मगर वो बोलता है कि मैं नहीं आ सकता, अब मेरे पास मेरा परिवार है। जिस पर उसका बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि अगर दुनिया को तुम्हारी जरूरत है तो तुम जाओ, क्योंकि जब दुनिया ही नहीं रहेगी तो तुम्हारा परिवार कहाँ से रहेगा। और फिर फेस्तोस अपने बॉयफ्रेंड को किस करता है और वहाँ से चला जाता है। सारे इटर्नल मिलकर इराक जाते हैं जहाँ 7000 साल से उनकी स्पेसशिप जमीन के अंदर दफन थी। जब वो लोग अंदर जाते हैं तो वहाँ मकारी पहले से ही मौजूद थी। मकारी बोल नहीं सकती थी लेकिन वो बिजली से भी तेज दौड़ सकती थी। फिर फेस्तोस एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाता है जिससे कि वो सारे इटर्नल की पावर को इस्तेमाल करके इमरजेंसी को रोक सके। फेस्तोस कहता है जब डेविएंट हमारी शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं तो हम भी एक दूसरे की शक्ति का एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर फेस्तोस एक यूनिमैन टेक्नोलॉजी बनाता है और फेस्तोस के पास एक खासियत थी कि वो एक बहुत ही बुद्धिमान इंजीनियर था जिसने इंसानों की टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में बहुत मदद की थी। लेकिन किंगो कहता है कि इमरजेंसी को रोकने के वक्त यामूत मर गया तो हमारी वजह से फिर ब्रह्मांड में लाखों नई जिंदगियां पैदा होने से रुक जाएंगी। फिर सर्सी के अंदर मौजूद एसेक का वो स्टोन वापस से ब्लिंक करने लगता है जिससे उसे एहसास होता है कि इमरजेंसी होने वाला है। फेस्तोस मकारी को कहता है कि जाओ पता करो कि इमरजेंसी कहां से शुरू होने वाला है और मकारी 1 मिनट में पूरे पृथ्वी पर घूमकर ये पता लगा लेती है कि इमरजेंसी कहां होगा। लेकिन एक्रिस फेस्तोन की मशीन को डिस्ट्रॉय कर देता है और तब हमें ये पता चलता है कि एजेक को एक्रिस ने ही मारा था, क्योंकि एजेक चाहती थी कि ये इमरजेंसी रुक जाए क्योंकि बाकियों की तरह उसे भी 7000 सालों में इंसानों से लगाव हो गया था और ये बात उसने एक्रिस को आज से 2000 साल पहले बताई थी। जिसके बाद एक्रिस सर्सी से दूर रहने लगा ताकि इमरजेंसी के वक्त तक सर्सी को ये बात पता ना लगे और वो किसी बोझ के साथ अपनी जिंदगी को ना बिताए। लेकिन जब एजेक कहती है कि हमें सारे इटर्नल को इकट्ठा करके इमरजेंसी रोकना होगा तो वो उसे लेकर उन डेविएंट के आगे फेंक देता है जो ग्लेशियर के पिघलने से बर्फ के अंदर मौजूद एक गुफा से बाहर आए थे। उन डेविएंट का लीडर एसेक को मारकर उसके पावर को अपने अंदर ले लेता है और फिर एक्रिस उसकी बॉडी को वापस उसके घर पर रख देता है। और जब वो लोग एक्रिस से इन सब के पीछे की वजह पूछते हैं तो वो बोलता है कि मेरी जिंदगी अरिसेन की देन है और तुम्हारी भी, इसलिए अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम सबको भी मार दूंगा क्योंकि मैं तुम लोगों को अकेले हराने की ताकत रखता हूँ। और यह बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और स्प्राइट भी उसी के साथ चली जाती है। इन दोनों के जाने के बाद किंगो भी वहाँ से जाने लगता है और बोलता है हम लोग एक्रिस के बिना हेल्पलेस हैं और मुझे भी इंसानों की दुनिया से लगाव है। अगर तुम लोगों ने इमरजेंसी को रोक दिया तो ना जाने ऐसी कितनी दुनिया को बनने से रोक दोगे। जाने से पहले करुण सारे इटर्नल को रो रो कर शुक्रिया कहता है और कहता है कि आप सब लोगों की
मुझे बहुत याद आएगी। इन तीनों के वहाँ से चले जाने के बाद बाकी के इटर्नल पूरी तरह से टूट जाते हैं, क्योंकि बाकियों की पावर काफी नहीं थी उस इमरजेंसी को रोकने के लिए। फिर फेस्टोस कहता है कि जो पावर सर्सी के अंदर है, जो तुम्हें और अरिसन को आपस में जोड़ देती है, इसके इस्तेमाल से हम एक यूनिमैन बना सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल से काफी होगा इमरजेंसी को रोकने के लिए। फिर फेस्टोस सर्सी के अंदर से उस स्टोन को निकालता है और पावरफुल बैंड की तरह दिखने वाला एक मैकेनिज्म तैयार करता है, और फिर वो लोग अपने स्पेसशिप को लेकर उस जगह पर पहुंचते हैं जहां इमरजेंसी स्टार्ट होने वाला था। फिर हम देखते हैं कि स्प्राइट और एक्रिस इमरजेंसी को होते हुए देख रहे हैं, और तभी वो देखते हैं कि बाकी के इटर्नल वहां उस इमरजेंसी को और मकारी, ड्रूइग और सर्सी को लेकर उस वोल्केनो के पास पहुंच जाती है, जहां से इमरजेंसी होकर सेलेस्टियल त्यामूत बाहर निकलने वाला था। वो लोग अपने अपने बैंड को कनेक्ट करते हैं ताकि वो अपने पावर को कंबाइंड करके इमरजेंसी को रोक सके, लेकिन एक्रिस ड्रूइग को उठाकर आसमान से नीचे फेंक देता है, जिसे देखकर मकारी चीखने और चिल्लाने लगती है। और फिर मकारी एक्रिस को इतना मारती है कि उसने उतना मार अपने 7000 सालों की लाइफ साइकिल में सब मिलाकर भी कभी नहीं खाया होगा। फिर सर्सी फेस्टोस से कहती है कि मैं इसे अकेले रोकने की कोशिश करती हूँ, जिस पर फेस्टोस कहता है ठीक है, हम देख लेंगे, तुम आगे बढ़ो। थीना, मकारी और फेस्टोस तीनों मिलकर एक्रिस पर हमला कर देते हैं, और फिर वहाँ डेविएंट का लीडर भी आ जाता है। मकारी उसके चारों तरफ एक टोर्नेडो जैसा बना देती है, लेकिन वो मकारी को पकड़ लेता है और उसे अपने पैरों से कुचल देता है। और फिर जब वो मकारी की शक्ति को चुराने की कोशिश करता है तो फेस्टोस उसे शूट करता है, जिससे कि वो पहाड़ों के अंदर एक गुफा में जाकर गिर जाता है। और फिर फेस्टोस एक्रिस को अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से बांध देता है, जिससे कि एक्रिस पूरी तरह से कैद हो जाता है। लेकिन जब सर्सी वोल्केनो के ऊपर जाकर इमरजेंसी को रोकने की कोशिश कर रही होती है तो स्प्राइट उसके पेट में एक खंजर भोंक देती है, क्योंकि स्प्राइट एक्रिस से प्यार करती थी और एक्रिस सर्सी से। वो कहती है मुझे इंसानों की जान नहीं बचानी, क्योंकि 7000 साल में मैं यहाँ हूँ, लेकिन मुझे आज तक ये पता नहीं चला कि प्यार क्या होता है और फैमिली किसे कहते हैं। और तभी ड्रूइग वहाँ आता है और स्प्राइट के सर पर वार कर देता है, जिससे कि वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। और इधर हम देखते हैं कि थीना को वापस से उसकी पास्ट की बातें परेशान करने लगी हैं, और वो डेविएंट गिलगमेश बनकर थीना को फुसलाने की कोशिश कर रहा है। वो उसके हाथों में अपने टेंटिकल को बांधकर उसके पावर को अपने अंदर ट्रांसफर करने ही वाला था कि तभी थीना को होश आ जाता है, और वो अपनी मैजिकल चाकू से उसके टेंटिकल को काटकर उस डेविएंट के पलक झपकते ही टुकड़े कर देती है। और अब हम देखते हैं कि इमरजेंसी शुरू हो चुका है और सेलेस्टियल के हाथ धीरे धीरे बाहर आने शुरू हो गए हैं। सर्सी अपने पावर से इमरजेंसी को रोकने की कोशिश करती है, जिसे देखते ही एक्रिस अपनी पूरी ताकत से खुद को आजाद कर लेता है और सर्सी को मारने के लिए चला जाता है। लेकिन उसे सर्सी के साथ बिताए मोमेंट्स याद आने लगते हैं, और फिर एक्रिस भी उन लोगों के साथ मिलकर इमरजेंसी को रोकने में उनकी मदद करता है, और इमरजेंसी रुक जाती है और वो त्यामुत सेलेस्टियल पैदा होने से पहले ही मर जाता है। और फिर एक्रिस लास्ट टाइम सर्सी को देखता है और फिर खुद को सूरज में ले जाकर झोंक देता है। मकारी ड्रूइग को जिंदा देखकर गले लगाती है, क्योंकि मकारी शायद उसे पसंद करती थी। सर्सी स्प्राइट से कहती है कि सेलेस्टियल के कुछ पावर मेरे अंदर अभी भी है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ठीक कर सकती हूँ, लेकिन तुम एक इंसान बन जाओगी और एक दिन मर जाओगी। जिस पर स्प्राइट बोलती है कि हाँ, मैं तैयार हूँ। फिर वो लोग डिनर करने फेस्टोस के घर जाते हैं, और स्प्राइट एक इंसान के बच्चे की तरह स्कूल में एडमिशन ले लेती है, जिसे छोड़ने के लिए किंगू और सर्सी भी जाते हैं। और सर्सी जब अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है तो वो उसे बताता है कि मैं तुम्हें बहुत दिनों से यह बताना चाह रहा था कि मैं इस ग्रह का नहीं हूँ। और तभी अरिसेन सर्सी के साथ साथ बाकी के सारे इटर्नल को अपने पास उठा लेते हैं और बोलते हैं कि तुमने इंसानों को बचाने के लिए सेलेस्टियल का कत्ल किया है, लेकिन मैं फिलहाल तुम्हें बख्श रहा हूँ, और जब मैं वापस लौटूंगा तो तुम्हारी यादें मुझे इंसानों की असल कीमत बताएंगे, और फिर मैं अपना फैसला सुनाऊंगा कि तुम्हारे साथ क्या करना है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।